Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing financial statements of companies for class 12th. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। ऑल्सो हमने ये पता किया था कि क्या डिफरेंस होता है एक कंपनी की बैलेंस शीट में और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में, विच आई मस्ट से कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस रख रखे हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को जब भी ये लेक्चर देख रहे हो तब आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके आंसर्स अपने कॉपी में करो। ठीक है, या फिर ये पूरा क्वेश्चन ही कॉपी में उतारो और उसे सॉल्व करो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है, मैंने बोल रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स को क्लासिफाई करो। ठीक है, उसमें क्या बोल रखा है, अलग अलग पीरियड्स दे रखे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल दे रखे हैं उन पीरियड्स के। ठीक है, और मैंने दे रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल कब तक रियलाइज होगा, कब तक रियलाइज होगा मतलब कब तक एक्सपेक्ट है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा वो हमें पैसे दे देगा। ठीक है, अब आपको जो मैंने ऊपर ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे क्लासिफाई होते हैं इन करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स में कैसे क्लासिफाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है कि करंट है या नॉन करंट है। ठीक है, करंट है या नॉन करंट है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स, पहली ऑपरेटिंग साइकिल और दूसरा कब तक एक्सपेक्टेड है ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, एक हिंट देता हूं मैं आपको। ठीक है, हिंट क्या है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाए या फिर विद इन 12 मंथ्स आ जाए। ठीक है, और बोल रहा हूँ, एंड नहीं और है। एंड और में फर्क ये है कि जिसमें एंड आ जाता है, एंड का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स विद इन 12 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल इन दोनों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए, जैसे कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो या तो ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाने चाहिए या फिर विद इन 12 मंथ्स आ जाने चाहिए। तो ये और वाला है। ठीक है, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाने चाहिए या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, पहला आपका ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने ड्राफ्ट किया है वो है कि आपको बताना है कि कौन से हेड्स में फॉलोइंग आइटम आएगा, बैलेंस शीट के कौन से हेड में आएगा। ठीक है, ना दो टाइप के हेड है, एक होता है हेडिंग्स और एक होता है सब हेडिंग्स। हेडिंग्स और होता है सब हेडिंग्स। ठीक है, देखो अपन आते हैं बैलेंस शीट पे एक बार। ठीक है, ये देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ना नॉन करंट एसेट, ये क्या है आपका हेडिंग है। ठीक है, और ये क्या है आपके जो नीचे दे रखे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, ये क्या है आपके सब हेडिंग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ये सब हेडिंग है। डिफर्ड टैक्स एसेट क्या है, सब हेडिंग्स है। ठीक है, ऐसे ही शेयर होल्डर्स फंड आपकी हेडिंग है और शेयर कैपिटल आपका सब हेडिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका सब हेडिंग्स है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से अब जो नेक्स्ट हम हमें पढ़ना है वो चालू करते हैं। हमने बैलेंस शीट पूरी तरीके से कर लिया था, इन बैलेंस शीट आइटम्स और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को भी देख लिया था। आओ अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, विच इज पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। अब देखो इसे, अच्छा हाँ, मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, एक काम करते हैं। हम्म, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। मुझे पता ही था वाई आएगा। अच्छा,
ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने बैलेंस शीट बनाया था 2 सालों के लिए, 2 साल कौन से, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसी तरीके से उसी तरीके से क्या बनेगा 2 सालों के लिए पीएनएल भी बनेगा। ठीक है, एक तो करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। फटाफट मैं लिख लेता हूँ, नोट नंबर फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, करंट की जगह लिख देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, खींच गई सीधी लाइन। आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक बार बना ही लेते हैं जो हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, या फिर पहले की तरह करें। हम्म एक काम करते हैं, अपन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है सर, सिंपल भाषा में जो सेल्स होती है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे साथ के साथ। अदर इनकम, ठीक है, फिर आ जाएगा ये अपना टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, सेकंड अदर इनकम का। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या है, हेड है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी देखो। मैं यहाँ पे एक बार स्ट्रेट करने के लिए इसको एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि मेरी मार्किंग स्ट्रेट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, finished goods, work in progress in stock in trade, and stock in trade। ठीक है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आप देख ही रहे होगे कि इन सब का मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ जरूर आ रहा होगा। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो कंपनी खर्चा करती है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब सिंपल भाषा में फाइनेंस करने के जो खर्चा लगता है, फाइनेंस करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
depreciation and amortization expense. एक्सपेंस, ठीक है, ओपन। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ हमारा एक्सपेंसेस का पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ हम एंड में लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बना देते हैं। देखो, बैलेंस शीट है ना, हमेशा अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि 11th 12th के लिए बैलेंस शीट ही मेन चीज़ होती है। आ जाओ, मैंने ये बना दिए। अब अपन एक दो चीज़ें और लिखेंगे, विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप पीबीटी भी बोलते हो। ठीक है, विच इज़ थर्ड माइनस फोर्थ, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं की, तभी आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे, व्हाट इज़ थर्ड व्हाट इज़ फोर्थ। इसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है फिफ्थ माइनस सिक्स, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल लाइंस भी बना लेते हैं। लो, बना दी। अब देखो, नंबरिंग कर देता हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड पे आता है अदर इनकम, थर्ड पे आता है टोटल इनकम, और टोटल इनकम क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का टोटल। फोर्थ पे आता है एक्सपेंसेस, ठीक है। फिफ्थ पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे, इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यानी कि 3 - 4, तो 3 - 4 ये रहा। फिर सिक्स्थ पे आता है टैक्स, और सेवेंथ पे आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आएगा, फिफ्थ में से सिक्स्थ वाला, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आपका है पूरा का पूरा कि कैसा दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो भी अपना सेल से रिलेटेड रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है, पैसा जो आता है सेल से रिलेटेड, वो आता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या डालते हैं, सर सेल होगी तो सेल्स रिटर्न भी होगी, तो सेल्स रिटर्न भी लेस इसी में होके दिखाएंगे, ठीक है। और क्या आता है, और कोई है ना, अगर अपन ने सेल की हो, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप, जैसे मेरा बिजनेस, अपन उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, पेंसिल बेचने का, ठीक है। मैं पेंसिल बेचता हूँ, ठीक है। तो पेंसिल मैन्युफैक्चर करते टाइम जो लकड़ी है, लकड़ी से क्या बुरादा इकट्ठा हो जाता है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, वो बुरादे को एज अ स्क्रैप बेच देता हूँ। स्क्रैप मतलब जो मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए तो क्या है, स्क्रैप है, बनाते टाइम वो कबाड़ में निकला है, ठीक है। पेंसिल को बनाते टाइम वो कचरे की तरह निकला है, और उस कचरे को क्या करूंगा, मैं बेच दूंगा, ठीक है। उस कचरे को क्या करूंगा, मैं बेच दूंगा, ठीक है। उस बुरादे का और कोई भी काम होता है, आई थिंक बुरादा बहुत जल्दी आग पकड़ता है, या फिर बुरादे से कोई आप ठोस चीज भी बना सकते हो, ऐसा कुछ होता है। पर मान लो मैंने किसी फर्नीचर वाले को बुरादा बेच दिया, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, सेल ऑफ स्क्रैप होगा, ठीक है। आ जाओ,
मैं लिख लेते हैं, इट इज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज, ठीक है। इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलोज। कैसे दिखाएंगे हम? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा ग्रॉस फिगर, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स कैसे? सेल्स रिटर्न्स जो हुई हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया, ठीक है। फिर हम लिख लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज में क्या सेल्स रिटर्न्स होगी क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या है, मैं आपको गुड्स थोड़ा ना बेच रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा ना सेल्स रिटर्न होगा, इसमें मैं थोड़ा ना आपको बोल सकता हूँ कि आप मुझे लौटाओ मेरा, मैंने जो आपको पढ़ाया। तो इसमें कोई रिटर्न्स नहीं होता, ये नेट फिगर ही होता है, ठीक है। हमेशा मैं लिख भी लेता हूँ, चलो नेट, ठीक है। फिर आता है लास्ट, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, और कोई खर्चे जो आपको ऑपरेटिंग नेचर के, ऑपरेटिंग यानी बिजनेस के दौरान हुए हो, बिजनेस करने के वजह से हुए हो, ठीक है। सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी मतलब मान लो बैंक हो गया, ठीक है। फाइनेंस कंपनी, द फॉलोइंग विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। क्या क्या होगा भाई? देखो, फाइनेंस कंपनी क्या करती है? फाइनेंस कंपनी आपको क्या देती है? लोन देती है, ठीक है। बैंक क्या करता है? बैंक लोन्स देता है। बैंक और क्या करता है? डिपॉजिट्स रखता है खुद के पास, ठीक है। बैंक और क्या करता है? डिविडेंड, जैसे फाइनेंस कंपनी में आती है म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी भी, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी, तो म्यूचुअल फंड्स क्या करती है? आपसे पैसे लेगी और वो पैसे को क्या करेगी? फर्दर शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है। और वो शेयर्स जब डिविडेंड देते हैं कंपनी को, तो कंपनी भी क्या करती है? कस्टमर्स को डिविडेंड देती है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसी फाइनेंस कंपनी के लिए क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बैंक है, बैंक क्या करती है? लोन्स देके इंटरेस्ट कमाती है। और क्या होता है? डिविडेंड इनकम होता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां जैसे म्यूचुअल फंड वाली होती हैं, वो क्या करती हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और शेयर्स उन्हें क्या देता है? डिविडेंड देता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो बैंकिंग कंपनी ने, सॉरी बैंकिंग कंपनी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं, अगर मान लो उन्होंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसको सेल कर दिया, और सेल हायर वैल्यू पे किया जिसकी वजह से गेन हो गया कंपनी को, तो वो क्या है? उनके ऑपरेटिंग नेचर का है, वो क्या है? ऑपरेटिंग नेचर का है। और फिर रेवेन्यू फ्रॉम
अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब मान लो आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में और आपकी चेकबुक खत्म हो गई, आपको चेकबुक चाहिए, तो वो चेकबुक इशू करवाने के लिए एसबीआई आपसे क्या कर रहा है, 150 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 150 रुपीज एसबीआई के लिए क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू किससे, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि ऑपरेटिंग नेचर की ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस क्लास में हमने क्या देखा कि कैसे बनता है पूरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ कंपनीज। ठीक है, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर हम उसमें ऐड करते हैं अदर इनकम, वो दोनों ऐड करने पे हमारे पास आता है टोटल इनकम। फिर हम डालते हैं सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की ये सारी लिस्ट है। एक बार मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ वैसे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं हम टोटल इनकम में से, उसमें आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में हम टैक्सेस लेस कर देंगे और उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, नॉर्मल केस में जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज करते टाइम हम जो रेवेन्यू कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। जैसे कि मैंने सेल ऑफ प्रोडक्ट किया, सेल ऑफ प्रोडक्ट करूंगा तो सेल्स रिटर्न भी होगा, तो सेल्स रिटर्न लेस कर दो। सेल ऑफ सर्विस करूंगा, सर्विस दूंगा किसी को, सर्विस देने के लिए कोई मुझे पैसे देगा, तो उसको भी आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड कर दो। तीसरा होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप्स, आपने स्क्रैप सेल किया और उससे आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू हुआ। ऐसे ही फाइनेंस कंपनीज के केस में क्या क्या हो सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, सॉरी आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची और बेचने पे आपको गेन हो गया, वो हो सकता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे आज का लेक्चर होता है समाप्त। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, गुड बाय।